अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर बदरुमान CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर के पहले हिस्से में हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़, ख़ुलासे के अहम नुकात पर बात की थी और सफ़ा नंबर 36 पर पहले पैराग्राफ तक तशरीही नुकात के हवाले से बात हुई। अब उससे आगे बढ़ते हैं। फ़ीके ने बाबूजी की मिन्नत समाजत की और उसने कहा, आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सिद्दीक़े मरीज़ को ज़रा सा देख लें। बाबूजी ने डॉक्टर अब्दुल जब्बार का नाम लिया और फ़ीके को कहा कि आप अस्पताल जाएं और डॉक्टर अब्दुल जब्बार से मिलें, वो आपका काम कर देंगे। बाबूजी तांगे पर सवार होकर गुज़र रहे थे कि उनके करीब से डॉक्टर अब्दुल जब्बार स्कूटर पर सवार गुज़रे तो बाबूजी ने ज़ोर से आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार उनकी आवाज़ से तेज़ निकले और उनकी आवाज़ ना सुन सके। रात जब बाबूजी घर वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि फ़ीका कोचवान आया था। तो बाबूजी ने सोचा कि अब इस वक्त फ़ीके को कौन बुलाए। अगर जब्बार साहब अस्पताल को जा रहे थे तो फ़ीके की मुलाकात हो गई होगी, तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर फ़ीके का काम नहीं हुआ तो जो भी होगा अब सुबह ही को होगा। फ़ीका अगले दिन वापस आया तो उसने बताया कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब की ड्यूटी रात की नहीं थी, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। तो मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा कि दिसंबर की इस सख्त रात में तुम्हारा बाप बरामदे में पड़ा रहा? तो फ़ीके ने बड़ी ही दर्दमंदी से ये कहा कि आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े। तबकाती कशमकश की जो मैंने बात की थी, ये अफसाने में उसकी तरफ पहला इशारा है कि एक गरीब तांगा चलाने वाला, जिसका लिबास भी पैबंद लगा है, जगह जगह से फटा हुआ था, और उसका गरीब मरीज़ बाप दिसंबर की यख बस्ता रात में अस्पताल के बरामदे में बेयारो मददगार पड़ा रहा। बाबूजी ने उसके बाप की हालत को देखते हुए उसे एक मशवरा दिया कि जब उसकी आंख जा चुकी है तो बेचारे बुढ़े को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो, वक्त भी ज़ाय होगा, रुपया भी ज़ाय होगा। तो फ़ीके ने बड़ी दानिशमंदी की बात की। उसने कहा कि जब चूल्हे में आग बुझ जाती है तो फिर भी राख में हाथ नहीं डालते कि क्या पता कि राख के नीचे कोई चिंगारी सुलग रही हो। लिहाजा मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि मेरे बाप की आँख वापस आ सकती है। हो सकता है आँख के किसी हिस्से में थोड़ी बहुत रोशनी अभी बाकी हो। फ़ीके के पुरउम्मीद लहजे और उसकी अक्लमंदी पर बाबूजी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि फ़ीके ने आज तक सिर्फ चारे के महंगे होने और आटे में मिलावट के मौजू पर उनसे बातें की थी। इस कदर अक्लमंदी की बात की तवक्को बाबूजी फ़ीके से नहीं कर रहे थे, लिहाजा वो बड़े हैरान हुए। फ़ीके ने बाबूजी से साथ चलने की दरख्वास्त की, लेकिन चूँकि बाबूजी अभी नींद से बेदार हुए थे और उनकी तबीयत में अभी सुस्ती और काहली मौजूद थी, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ, ये कार्ड तुम डॉक्टर अब्दुल जब्बार को दिखाओ, वो बड़े यार आदमी हैं, तुम्हारा काम कर देंगे। अगले पैराग्राफ में बड़ा मानी खेज जुमला है कि फ़ीका कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहान की दौलत समेटे लिए जा रहा है, डूबते को तिनके का सहारा। फ़ीके के लिए वो कार्ड और उसकी पुष्ट पर लिखी हुई बाबूजी की तहरीर कि बेचारा गरीब आदमी है, इसका काम कर दीजिए, उसके लिए दुनिया जहान की दौलत थी।
फीका कार्ड लेकर चला गया, लेकिन उसे किसी ने डॉक्टर अब्दुल जब्बार के कमरे में दाखिल ना होने दिया। वजह, उसने फिर एक जुमला बोला कि घुटना पाजामे से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। जो नुक्ता हमने यहाँ बात की थी, तबकाती कशमकश तो मुआशरे में है ही है, उसके साथ गरीब होना भी एक जुर्म है। फीके की गुर्बत ने उसे डॉक्टर अब्दुल जब्बार से ना मिलने दिया। उसके फटे हुए पाजामे और उसके गरीब हुलिये से डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर, उसके कमरे के बाहर बैठे हुए चौकीदार ने उसे अंदर ना जाने दिया। अगले दिन बाबूजी किसी काम से शेखुपुरा चले गए और फिर वो 3 दिन तक घर में रहे, लेकिन फीका उनसे मुलाकात के लिए ना आया। चौथे रोज़ वो किसी कोचवान से फीके के बाप का हाल पूछ रहे थे कि इतने में फीका भी आ गया और उसने बताया कि उसके बाप को वार्ड में जगह मिल गई। फीके से इस मुलाकात में बाबूजी ने एक झूठ बोला कि मैंने डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फ़ोन कर दिया था, हालांकि उन्होंने वो फ़ोन नहीं किया था। और वो फीके के सामने शर्मिंदा होने की बजाय उन्होंने झूठ का सहारा भी लिया। दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, इंसानियत का दर्द रखने वाले, खिदमत इंसानियत का जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। हस्पताल में जहां एक तरफ उसको गुर्बत की वजह से डॉक्टर अब्दुल जब्बार से न मिलने दिया गया, वहीं एक नर्स जो इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखती थी, उसने फीके के बूढ़े बाप का ख्याल रखा और वो बार बार दूसरे लोगों को भी ये कहती रही, तलकीन करती रही कि देखो इस बूढ़े को कोई तकलीफ़ ना हो। और फीका ये समझता रहा कि शायद ये बाबूजी के उस फ़ोन का कमाल है जो उन्होंने हस्पताल में किया था, जबकि ऐसी कोई बात ना थी। डॉक्टर अब्दुल जब्बार से बाबूजी से मुलाकात के बाद बाबूजी ने डॉक्टर साहब से फिर राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम हो गई। डॉक्टर अब्दुल जब्बार फ़ोन पर मौजूद ना थे। 5-6 दिन के बाद फीका फिर बाबूजी से मिला और बड़ी एहसानमंदी से वो ये कहने लगा कि मैं आपके किस किस एहसान का बदला उतारूंगा। फीके ने बताया कि उसके बाप का ऑपरेशन हुआ है, जुमे को पट्टी खुलेगी, दुआ कीजिएगा। जुमे की शाम को फीका बाबूजी के घर दोबारा आया और उसने बताया कि उसके बाप का ऑपरेशन नाकाम हो गया है, दोबारा ऑपरेशन होगा और दूसरी आँख का भी होगा। बाबूजी ने फीके को तसल्ली दी और साथ ही एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन भी किया, लेकिन डॉक्टर जब्बार फ़ोन पर मौजूद ना थे। बाबूजी ने दिल में सोचा कि वो कल जाकर डॉक्टर जब्बार से भी मिलेंगे, लेकिन वो जा तो ना सके। उन्होंने फ़ोन ज़रूर किया, लेकिन डॉक्टर जब्बार फिर गायब थे, उनसे बात ना हो सकी और उधर फीका भी गायब हो गया। 2-2.5 हफ्ते बाद फीका बाबूजी के घर आया। मुलाजिम ने फीके को बता दिया कि बाबूजी मौजूद हैं, जबकि बाबूजी ने अपने मुलाजिम को इस बात पर डांटा कि उसने फीके को मेरी मौजूदगी से मुत्तले क्यों किया। बाबूजी हो सकता है कि अपने दिल में शर्मसार हों, नादिम हों कि वो फीके के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब फीके के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि बाबूजी घर पर मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने मुलाजिम से कहा कि जाओ फीके को कहो कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कपड़े उन्होंने बदल रखे थे, लेकिन वो अपने चेहरे के तेवर बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें नदामत और एहसासे शर्मिंदगी दिखाई दे रहा था। फीके ने आते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया।
बाबूजी जो ये अपने दिल में सोचे हुए थे कि वो फ़ीके के सामने एतराफ़ कर लेंगे कि उन्होंने उसके बाप के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फ़ीका आते ही रोने लगा और उसने आंसुओं से भीगा हुआ एक बच्चे की तरह गोल गोल चेहरा लिया फ़ीका उठा और उसने कहा कि बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। उसके बाप की बेनाई वापस आ गई थी, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई थीं और फ़ीका अपने बाप के कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर कर रहा था। बाबूजी ने दिल में जो ये बात सोच रखी थी कि वो फ़ीके के सामने हकीकत का एतराफ़ कर लेंगे और उसे ये सच बता देंगे कि वो फ़ीके के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन फ़ीके के इस इजहार तशक्कुर और उसकी एहसान मंदी ने बाबूजी के ये ख़यालात को दिल में ही दबा दिया और बाबूजी ने फ़ौरन पैंतरा बदला और एक बड़ी गहरी सांस ली, जैसे ये ख्याल आया हो कि चलो अच्छा हुआ कि इज़्ज़त भी रह गई और इस बेचारे का काम भी हो गया। और उसे कहा कि कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। इस अफसाने में तबकाती कशमकश को बयान किया गया है। हस्पतालों में सिफारिश की ज़रूरत क्यों पेश आती है, एक गरीब आदमी इलाज के लिए किन मुश्किलात से गुज़रता है, बाबूजी अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से उसके लिए वक्त ना निकाल सके। और इसमें यह सबक भी मौजूद है कि जब किसी शख्स का कोई काम हमसे वाबस्ता हो तो हमें उस काम को करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो किसी का काम नहीं रुकता, वो काम हो जाता है और हमारे हिस्से में फिर सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं आता। और जो आखिरी नुक्ता हमने बयान किया था कि बाबूजी का ज़मीर भी जाग उठा और उसने उन्हें मुलामत भी की और साथ गरीब फ़ीके की एहसान मंदी का तज़किरा भी है। अगर कोई शख्स हम पर कोई एहसान करे तो हमें भी एहसान मंद होना चाहिए और उसके एहसान को सराहना चाहिए और उसकी एहसान मंदी करनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा, इस अफसाने में बहुत से मुआशरती सबक छुपे हुए थे। अफसाना होती ही वो तहरीर है जिसमें किसी मुआशरती पहलू को मुख्तसर तौर पर बयान किया जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा चैनल CMM लेक्चर्स, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।